विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कानून सम्मत नहीं हुआ। तो कानून क्या कहता है एनकाउंटर को लेकर? क्या कानून की किताब में एनकाउंटर जैसा कोई शब्द है? हमने अब तक जितना पढ़ा है उसके मुताबिक नहीं है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय पारिक साहब हैं, जिन्होंने यूपी में एक के बाद एक योगी सरकार के आने के बाद जब एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। तो मुझे लगता है कि संजय पारिक, आपके मन में जितने सवाल होंगे एनकाउंटर को लेकर, विकास दुबे से जुड़े हुए मसले को लेकर, या जितना इसमें कानूनी पहलू हो सकता है, सब पर बात करने के लिए सबसे मुफीद आदमी है संजय जी। सबसे पहले स्वागत है न्यूज़ 24 में आपका। जो ये एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर किसी भी सूरत में, क्या कोई ऐसा भी होता है फेक एनकाउंटर या जेन्युइन एनकाउंटर? ऐसा कोई कानून में प्रावधान? देखिए, कहीं पर भी कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई एनकाउंटर जेन्युइन होता है या फेक होता है। कोई भी एनकाउंटर जिसे हम कहते हैं वो आता है किलिंग ए पर्टिकुलर पर्सन। अब वो चाहे मर्डर हो या कल्पेबल होमिसाइड हो, उसमें इंटेंशन हो, नॉलेज हो, वो सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ट्रायल के अंदर प्रूव करनी पड़ती हैं। जो एक आम आदमी को अधिकार होता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, वही अधिकार पुलिस ऑफिसर को भी है। और ये अपना जो डिफेंस है वो ट्रायल के दौरान वो बता सकते हैं कि इस कारण से मैंने उस व्यक्ति को मारा। इसके अलावा संविधान में, सीआरपीसी में, आईपीसी में या किसी और जगह पर एनकाउंटर शब्द को डिफाइन नहीं किया हुआ या ये एग्जाम्प्ट किया हुआ है कि पुलिस ऑफिसर किसी को मार सकती है। कहीं ऐसा कोई एग्जाम्पशन का प्रोविज़न नहीं है। तो जो हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं तो उसमें तो यही बोलेंगे कि जो कानून है सबके लिए बराबर है, और सबके लिए अगर वो बराबर है तो पुलिस वालों को भी वही कानून मानना पड़ेगा जो कानून की पुस्तक में लिखा है या जो संविधान में लिखा हुआ है। इस तरह की जो किलिंग अगर होती हैं तो इसको जो एग्जीक्यूटिव किलिंग्स बोलते हैं कि बिना किसी प्रोसीजर को फॉलो किए हुए अगर आप किसी व्यक्ति को मार दें तो हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी एक क्वेश्चन मार्क की। और हम लोग कभी सोचते हैं इस बात को कि नहीं, ये व्यक्ति तो बहुत बुरा था, इसको मार के अच्छा किया, लेकिन हम ये नहीं सोचते उसमें कि ये बात कहने के बाद में हम पूरी जो हमने कानून बनाए हुए हैं, पूरी प्रक्रिया है, जो हमारा संविधान है, और जिस तरह से हम बोलते हैं ऑर्डरली सोसाइटी का जो मूवमेंट होता है, चलता है, जहाँ हम सोचते हैं कि नहीं ये कानून हमेशा रहेगा और एक जुडिशरी जो इसको देख रही है, वो सारी चीज़ें नगण्य हो जाती हैं, वो बेकार हो जाती हैं। अब यहाँ पर एक सवाल कि विकास दुबे का केस लेते हैं और पुलिस की बात को हम मान लेते हैं कि विकास दुबे भागने का कोशिश किया, विकास दुबे ने रिवॉल्वर छीन लिया या मारने की भी कोशिश की। उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति अगर पैदा होती है तो कानून क्या कहता है, किस तरह से जांच होती है? देखिए, जैसा मैंने आपने पहले प्रश्न किया था कि जेन्युइन या फेक एनकाउंटर, तो अगर आप ये कहेंगे कि जेन्युइन है, ऐसा उसने किया था, इसका मतलब वो जेन्युइन एनकाउंटर था कि उसने ऐसा किया होगा कि अपनी पिस्टल दूसरे की छीनी होगी, पुलिस ऑफिसर की, और उसके बाद में उसके ऊपर पिस्टल से जो भी उसने फायर किया ना किया, मुझे सारी चीज़ों का डिटेल नहीं मालूम। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये अपना जेन्युइन एनकाउंटर की डेफिनेशन में आता है। कोई भी जब अपराध होता है तो आप एफआईआर लिखने जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं फलाना फलाना ऐसी बात हुई, दूसरे व्यक्ति कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये केवल जो आप देख करके जिन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं वहीं तक सीमित रहते हैं। इस बात को आपको कोर्ट के अंदर प्रूव करना पड़ेगा, और वो प्रूव करने की स्थिति आएगी जब आप डिफेंस में अपनी एविडेंस को लीड करेंगे। पहले तो प्रोसिक्यूशन ने बताया कि किसी व्यक्ति को मारा है, उसके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, उसमें ज़रूरी होगा कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो, जितना भी प्रावधान है वो सारी चीज़ें उसमें, क्योंकि ये जो बुलेट गया उसकी इंजरी है उसके भी एक्सपर्ट्स आकर के वो देखेंगे। तो कई चीज़ों से इवन नेचर ऑफ इंजरी से प्रूव होता है कि ये जो केस है ये प्योर एंड सिंपल किलिंग का केस है। ये जो कह रहे हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का, मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि फेक और जेन्युइन, क्योंकि दोनों जो स्थिति होती हैं उसके अंदर ज़रूरी है कि एफआईआर को रजिस्टर किया जाए, उसमें इन्वेस्टिगेशन हो, उसमें ट्रायल हो, उसके बाद में किसी व्यक्ति को सजा हो। तो इस केस में अगर मान लो ऐसा भी है जैसा वो बता रहे हैं तो भी उसका इन्वेस्टिगेशन होना ज़रूरी है, उसके ऊपर ट्रायल होगा, और अपनी डिफेंस का जब एविडेंस लीड करेंगे तभी वो कोई बात कह सकते हैं, इसके पहले नहीं। ऐसे में एक सवाल आता है कि जब एनकाउंटर होता है, बगल के थाने में एफआईआर दर्ज होता है, ये प्रोसेस है, या वहाँ भी होता है तो ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे थाने में, जांच तो पुलिस ही करेगी, जांच तो सीआईडी ही करेगी। तो ऐसे में पुलिस के खिलाफ, पुलिस वालों के खिलाफ आरोप
और जांच भी पुलिस और सीआईडी ही करती है, तो ऐसे में कितने मामलों में आपको क्या लगता है कि जांच के नतीजे सही आते हैं? देखिए, आपका कहना ठीक है। इन केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं उसमें ये हुआ है कि अगर कोई बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है वहाँ पर, या काफ़ी पावरफुल व्यक्ति है किसी स्टेट के अंदर, और उसने कोई अपराध किया है, तो कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट वो इन्वेस्टिगेशन दूसरे लोगों को या तो एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करती है या दूसरे स्टेट के पुलिस ऑफिसर्स को देती है, ताकि ये लगे कि ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो। अब यूपी के अंदर जो पहले बहुत सारे एनकाउंटर हुए, पीयू सेल ने जो पिटीशन फाइल की थी वो दो स्थिति थी। एक तो ये कि जो एनकाउंटर है उसमें 2014 के कानून की पालना करनी चाहिए, और दूसरी बात ये भी थी कि वहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया था कि जो इस तरह के व्यक्ति हैं, जो गैंगस्टर्स वगैरह, उनको एलिमिनेट करेंगे, आप एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमने ये भी क्वेश्चन किया था कि कोई जो चीफ मिनिस्टर है या पुलिस ऑफिसर है इस तरह के स्टेटमेंट कैसे दे सकता है जो कानून के बिल्कुल विरोध में हो। वो पिटीशन हमारी अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जब भी वो आएगी उसको आर्ग्यू करेंगे। लेकिन ये बात जो हमने उसमें कही थी कि जो इन्वेस्टिगेशन हो यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको लगता है कि जो हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर हैं वो स्टेटमेंट दे रहे हैं या चीफ मिनिस्टर को स्टेटमेंट दे रहा है, उसके बाद में वहाँ पुलिस का इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करना तो नामुमकिन सा है। तो उसमें यही है कि आप किसी और स्टेट से बुला करके या एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करके इन सारी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन कराओ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। अब इस केस की, इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं। विकास दुबे मारा गया, विकास दुबे के साथी मारे गए। विकास दुबे अगर जिंदा पकड़ा गया होता तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें उसके बाद की इंट्रोगेशन होता और हो सकता है कुछ और अपराधी आते। ऐसे में इस एनकाउंटर को किस तरह देखते हैं? देखिए, पहले तो हमको मानना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से दुबे ने पुलिस ऑफिसर्स का मर्डर किया वो बहुत ही जघन्य तरीके का अपराध है। लेकिन उसके पीछे की बात अगर हम देखें कि किस तरह से इस तरह के अपराधी हमारे समाज के अंदर रह पाते हैं और उनका दबदबा कायम रहता है, क्योंकि जब तक उनको संरक्षण किसी का ना हो, या तो नेताओं का संरक्षण हो या पुलिस ऑफिसर्स का संरक्षण हो, उस संरक्षण के बगैर बड़ा मुश्किल होता है। अगर यही दुबे पहला जो इसने अपराध किया था उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई पुलिस करती, तो मुझे नहीं लगता कि इतना एम्बोल्डन होकर के आज भी इस स्थिति के अंदर आ जाता है। तो पहले तो हमें सारी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और वहीं पर आ जाता है जो क्रिमिनल्स का और पॉलिटिशियंस का जो नेक्सस है, वो वही नेक्सस हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर भी जाता है। तो पूरी डेमोक्रेसी को एक तरीके से ग्रसित किया हुआ है। हमको कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर देख करके बताना पड़ेगा कि किस तरीके से गलत है। विकास दुबे का जो आप एग्जांपल ले रहे हैं कि वो गैंगस्टर हैं, ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर्स और भी हैं। जब हम लोग देखते हैं सोसाइटी के अंदर तो हम केवल ये बात देखते हैं कि इस व्यक्ति ने फलाना किया, इसलिए इसको फांसी हो जानी चाहिए, ठीक किया, हैदराबाद में भी हुआ कि एनकाउंटर कर दिया। लेकिन हम इसकी जो गहराई है उसको नहीं समझते कि अगर मान लो ऐसा है कि एनकाउंटर को आप परमिट कर दें, तो कल को जो आपके मन में हो, जैसे आप कोई बोलता है रेप केस के अंदर कोई अपराधी है तो उसको भी एलिमिनेट कर देना चाहिए। कोई दूसरा व्यक्ति को लगता है कि ये अपराध ज़्यादा जघन्य है तो उसको एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो क्या लोग, अभी तो पुलिस अपने हाथ में कानून लिया, लोग भी अपने हाथ में कानून लेना शुरू कर देंगे कि वो कहेंगे इतना देर तक हम पूरे ट्रायल और इसके प्रोसेस को क्यों करें? नहीं, लेकिन हम यहीं पर एक सवाल आता है कि क्या ऐसा नहीं लगता है कि जुडिशरी के जो पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं या जो जांच का तरीका है उसको लेकर लोगों के मन में, आम आदमी के मन में कहीं ना कहीं शिकायत है या असंतोष, इसलिए सारी चीज़ें हो रही है? जी, मैं आपको यही बात बोलने वाला था नेक्स्ट सेंटेंस के अंदर। मैंने दो चीज़ आपको बात बताई। एक तो ये कि हमारे यहाँ जो पुलिस रिफॉर्म्स की बात की हुई है, पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अप्रूव किया, अभी तक उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट के अंदर नहीं हुआ। क्योंकि अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन होता तो जो पुलिस एजेंसी है वो जो पॉलिटिकल नेक्सस है उससे दूर हो जाती। उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो करप्ट हैं या जो गलत काम करते हैं उनके खिलाफ भी जो कंप्लेंट का प्रोसीजर है वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। अगर ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो तो एक अपराध कोई करेगा, उसको अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में उसको जो भी सज़ा मिलनी है नहीं मिलनी है वो तय होगा। दूसरी बात यह है कि ये मैंने आपको बताया कि रिफॉर्म्स प्रॉपर जो पुलिस के अंदर होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, और जो नेक्सस की वजह से नहीं हो पाता और लोग डरते हैं उससे, क्योंकि उनको मालूम है अगर उससे कुछ कहेंगे तो बड़े पुलिस ऑफिसर भी उसको जानते हैं, बड़े नेता भी उनको जानते हैं,
तो उस व्यक्ति से कोई कहने की हिम्मत नहीं होती, इसीलिए सोसाइटी में लोग डरे रहते हैं, उसका दबदबा बना रहता है। दूसरा ये कि हमारे जो जुडिशरी के अंदर, हमारे जो न्यायालय हैं उनके अंदर ये केस जो लंबित रहते हैं, पेंडिंग रहते हैं बहुत समय तक, उससे भी लोगों को लगता है कि अगर किसी व्यक्ति ने इतना जघन्य अपराध किया, आप दुबे का ही केस ले लें, तो अगर मान लो दुबे आज जिंदा होता, सब लोगों को ये ज़रूर लगता कि इसका जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन होकर के ट्रायल होना चाहिए और कोर्ट इसके ऊपर डिसाइड करे। लोगों का रोष इसलिए होता है कि अगर आज ऐसे व्यक्ति को उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उसके ट्रायल में लगते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो लोग कहते हैं कि फिर इसमें न्याय की बात कहाँ हुई। तो हमें इस समय पुलिस रिफॉर्म्स की भी बात करनी चाहिए, और हमेशा कोई बात होती है तो हमेशा ये बात आती है, लेकिन ये समाव होता नहीं है कुछ। और दूसरी बात यह है कि इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किस तरह से किया जाए। इस तरह के जो केसेस हैं उनको लेकर के ज़रूरी है, अगर आप कहें कि गैंगस्टर्स वगैरह के केस हैं या जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, तो उनके केसेस को उनको एक्सपेडाइट करके, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि उनके एविडेंस को भी दबाया जाता है या दूसरी परेशानियाँ होती हैं, या अपना दबाव करते हैं कि लोग आकर के उनकी वजह से गवाही नहीं देते। ये सब चीज़ें एलिमिनेट करके अगर जल्दी हो तो मुझे लगता है लोगों को लगेगा कि ये सिस्टम अपने में पूरी तरीके से ठीक है, और उसमें उनका जो कॉन्फिडेंस है उस सिस्टम में भी, कॉन्फिडेंस लोगों का डगमगा गया है इस कारण से, क्योंकि पुलिस में भी देखते हैं कुछ होता है और जुडिशरी में भी उनको ये नहीं मिल पाता। अब एक कानूनी प्रक्रिया की ही बात, विकास दुबे के मामले में जो मैं जितना कानून समझता हूँ उसके मुताबिक कि अगर अपराध कहीं और हुआ है, अपराधी कहीं और पकड़ा जाता है, तो जहाँ अपराध हुआ है वहाँ की पुलिस उस अपराधी को या आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आती है। इस मामले में विकास दुबे को यूपी पुलिस ने मध्य प्रदेश से ट्रांजिट रिमांड पर नहीं लिया था। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने डी के बासु एक केस है, उसके अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस इशू करी हैं कि अरेस्ट के समय क्या क्या करना चाहिए। उस जजमेंट में ये भी लिखा है कि अगर कोई इसको प्रोसेस को फॉलो नहीं करता तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि 99% केसेस के अंदर जो प्रोसीजर है अरेस्ट का उसको फॉलो नहीं करते। इस केस में भी अरेस्ट के बाद में उसको जो इलाके का मजिस्ट्रेट था उसके सामने पेश करना चाहिए था, और जो अरेस्ट के अंदर उसके जो अधिकार हैं उसमें अधिकार भी दिए हुए हैं, जिसको अरेस्ट किया है उसको ये अधिकार है तो उसको बताने चाहिए थे। हो सकता है वो अपना कोई स्टेटमेंट देना चाहता तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद में ट्रांजिट रिमांड के पर उसको भेजना चाहिए था। तो यहाँ तो साफ साफ ये लगता है कि जो लॉ है, जो एस्टेब्लिश्ड लॉ है, उसका वायलेशन हुआ है। और मैं इसी से एक पूरक सवाल ये कि अगर विकास दुबे ने मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश किया गया होता या उसने बयान दिया होता और जो नहीं दिया और उसके बाद उस एनकाउंटर हो गया, इस दोनों परिस्थिति में किस तरह से जांच पर कितना असर पड़ेगा? देखिए, अगर मान लो उसने अपना कोई बयान दिया होता और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया होता, जहाँ पर वो अपने ये कह सकता था कि मेरी वाइफ को इन्फॉर्म किया जाए, उनको यहाँ पर लाया जाए या मुझे जान का खतरा है, अगर ये सारी बातें बताता और उसके बाद में इस तरह का इनकाउंटर होता तो नेचुरली ये केस होता है जिसके अंदर मुझे लगता है कि जो इंक्वायरी है, बहुत बड़ी इंक्वायरी इस्टेब्लिश होकर के जो पुलिस की एक्टिविटीज़ हैं उनका पूरी तरीके से खुलासा होता है कि ये हुआ। अब की स्थिति यह है कि अब भी वही होगा, FIR तो लॉन्च होगी, लेकिन अब उसके अंदर जो गवाही होगी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उस तरीके से चलेगा। इसके अंदर जो फैक्ट होता, अगर वो उसका स्टेटमेंट वहाँ पर होता तो एस्टेब्लिश हो जाता कि ये कारण से हुआ। और मुझे लगता है कि उस समय ये कहना कि उसको जान करके मारा गया, शायद वो भी प्रूव हो पाता। विकास दुबे मर गया, मार दिया गया, एनकाउंटर हो गया। आप अपने हिसाब से जो शब्द लगाने चाहें, टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहें, कर सकते हैं, लेकिन विकास दुबे के एनकाउंटर के पीछे ढेर सारे सवाल अनुत्तरित रह गए। हो सकता है कि आने वाले समय में इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जाए। एनकाउंटर को लेकर सवाल पहले भी उठते रहे हैं और जवाब ढूंढने की कोशिश होती रही है, विकास के मामले में भी होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या एनकाउंटर को लेकर या विकास दुबे जैसे अपराधियों के मामले में किसी को ऐतराज नहीं, विकास दुबे ने जो किया था, जघन्य अपराध किया था, इसको लेकर किसी को कोई शक नहीं है और किसी को हमदर्दी विकास दुबे के साथ नहीं हो सकती। लेकिन जो प्रक्रिया का पालन किया गया है उसको लेकर ढेर सारे सवाल हैं। प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।